2:30 बजे इस सभा में आ जाऊंगा, लेकिन रास्ते भर हजारों ट्रैक्टर का ऐसा काफिला था कि हमें मजबूर होकर के उतर के पैदल चल के आना पड़ा, क्योंकि गाड़ियां तो आ ही नहीं पा रही थी। खुल जा थोड़ी जगह हमारे बुजुर्ग चौधरी इलियास साहब इस नाम से और इस बुजुर्ग इंसान में जो जज्बा है, जो जोश है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, मैं उसको सलाम करने के लिए आया। मुझे पता है वोट मांगने की आपके बीच में जरूरत नहीं है, बस मैं तो आपको सैल्यूट करने, आपको सलाम करने आपकी हिस्ट्री में आया। आपसे वो 3 जिम्मेदारी भरी बातें करना चाहता हूँ। आने वाली 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ पुराना के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हरियाणा के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मेरी नहीं है तो अगर आपको ये लगता है कि ये इलेक्शन सिर्फ एक विधायक चुनने का इलेक्शन है, तो आप लोग गलतफहमी के शिकार हैं। अगर आपको लगता है कि आप 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे, ईवीएम पर बटन दबाएंगे और एक एमएलए चुन लेंगे, तो मामला उससे कहीं बड़ा है। ये मामला इतना छोटा नहीं है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये सोचता है कि जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, ये जो 4 सूबों के इलेक्शन है, इन इलेक्शन पर दिल्ली की गद्दी टिकी हुई है। मीडिया के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि जिस पार्टी का हरियाणा होता है उसी की दिल्ली होती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। इस इलेक्शन का मतलब बहुत बड़ा है। ये जो मीडिया के साथी आप बैठ जाओ, आपका कैमरा अगर दिखता है तो ठीक है, आप ही खड़े हो जाओ तो पीछे लोगों को कैसे दिखाई पड़ेगा। और आपसे भी गुजारिश है कि कैमरे चले दीजिए। आपको पता नहीं है कितने लोग अपने घर में बैठ के लाइव देख रहे होंगे और रात को उन्हें नींद नहीं आएगी। इसके इसे देखने भी दीजिए, चलने भी दीजिए, क्योंकि वो रैली में तो आ नहीं पाए होंगे, मजबूरी है, सियासी दूरी है, कैसे आए, लेकिन लाइव तो घर पर देख ही रहे होंगे। ऐसे में ये लाइव चलना भी जरूरी है, थोड़ा बर्दाश्त करिए। आप पिछले कितने सालों से गोदी मीडिया को बर्दाश्त करने आ रहे हैं, तो आपके अपने बीच के बेचारे यूट्यूब चैनल है, तो इनको बर्दाश्त करिए। इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी जब 400 पार का नारा लोकसभा में लगा रहे थे, तो उन्होंने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि वो 240 पे आके टिक जाएंगे। और अब 5 तारीख को आप घरों से निकलेंगे और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने हरियाणा जिता करके कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दिया, तो दिल्ली की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि ये हरियाणा है जहां एक बार लक गाड़ देता है, गाड़ देता है। अगर आपने खासतौर से पुराना वालों, मेवात वालों, आपने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके, चौधरी इलियास साहब को जिता करके असेंबली पहुंचा दिया, तो आप जिता करके तो एमएलए बना के पहुंचाओगे, कांग्रेस पार्टी वहां से इंशाअल्लाह वापस मिनिस्टर बना करके भेजेगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत अहम है। इस लड़ाई में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो आपके बीच में वोट बांटने की साजिशें करने वाले घूम रहे हैं, इनसे होशियार रहना है। जो आज खुद को आजाद कह रहे हैं, दरअसल उनकी डोर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। ये सिर्फ नाम के आजाद है। ये जैसे ही इनको कुछ हासिल होगा, ये पलट के फिर उसी गोद में बैठ जाएंगे जहां से निकल के आए हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि रत्ती भर भी बहकना नहीं है। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ।
गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ? पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को लूटने का काम किया है। यहाँ का नौजवान जो सेना में जाने के सपने पालता था, सेना में भर्ती होकर के सरहदों की हिफाजत के ख्वाब देखता था, उन ख्वाबों को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने अग्निवीर ला करके कुचल दिया। प्रधानमंत्री अगर नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हरियाणा की वो बेटियां जो ओलंपिक मेडल लाती हैं, जब वो अपना हक मांगने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के बैठती है और इंसाफ की गुहार लगाती है, तो यही भाजपा सरकार की पुलिस हरियाणा की उन्हीं बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीटने का काम करती है। ये भाजपा है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का दिन आ गया है। ये इलेक्शन सिर्फ पहले चुनने का इलेक्शन होता तो शायद मैं आपके सामने दामन फैलाने नहीं आता। मैं पिछले 1 हफ्ते से जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, उसके बाद लौट के आया तो मैं पूरे हरियाणा में टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ लोगों के बीच में। एक तरफा कांग्रेस का माहौल है, पूरा सिस्टम जाम पड़ा है, जिधर भी निकल जाइए पंजा ही पंजा दिखाई पड़ रहा है। पंजा हर दिन कमल पर शिकंजा कसता जा रहा है, कमल मुरझा रहा है, पंजा आ रहा है। इसलिए मेरे भाई चूकना नहीं है। ताकत हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से रोक नहीं सकती है। मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा जी शासनकाल था पुराना, हरियाणा उसको याद कर रहा है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उन तमाम चीजों पर बात नहीं करूंगा, लेकिन एक जरूरी ऐलान और एक जरूरी वादा आपसे करना चाहूंगा। ये जो मेवात है, इसको शैक्षिक रूप से बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। तालीम के लिए यहाँ पर बहुत काम होने की जरूरत है। मैं वादा करता हूँ और चौधरी व्यास साहब को भी ये यकीन दिलाता हूँ, और यहाँ जितने भी एमएलए जीतेंगे पूरे मेवात के, उनको लेकर के राहुल गांधी जी से मिल करके इस इलाके में तालीम के लिए जो यूनिवर्सिटी की जरूरत है, उसके लिए के लोगों से वादा करता हूँ। और अगर वो इदारा बुढ़ाना में आके बन जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बुढ़ाना को जरूरत है तालीमी इदारों की, बुढ़ाना को जरूरत है सियासी तौर पर मजबूत क़यादत की, और जिन्हें ये लगता है कि वो साजिश करके लोगों को बांट के, खरीद के, बरगला के, धोखा दे करके चौधरी व्यास साहब को हरा देंगे तो वो गलतफहमी के शिकार है। मैं तो 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आए रे में सिमट के आएगा, सही कह रहा हूँ ना? थके तो नहीं है आप? मुझे पता है पिछले 5 घंटे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये पुराना के लोग हैं, नई बिछौर के लोग हैं, इतनी जल्दी थकने वाले लोग नहीं है। तो दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं है, किराए के लोग लाए जा रहे हैं, और वो जो किराए के लोग हैं ना, उनमें जोश है ना हौसला है। नरेंद्र मोदी साहब भाषण देने आ रहे हैं तो उनकी बातों में भी कोई असर नहीं है। हमें रास्ते में आ रहे थे तो एक जगह में सोचा भाजपा के लोग खड़े थे तो मुझे को माला पहनाने आ गए। मैंने कहा कम से कम निशान देख लिया करो, हम कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन आपका स्वागत है, आप ही आपसे कांग्रेस ज्वाइन कर लो। क्या हालत है हरियाणा में? ये तो
कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के सामने ऐसे बैठते हैं जैसे नेता राहुल गांधी हो और प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हो। ये आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। अरे भाई, एक दिन पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा ना झूठ बोलते हैं, आजकल तो एक्टिंग भी करने लगे हैं। रोहित वेमुला की मौत के बाद एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। तकरीर करते करते भावुक हो गए। जब भावुक हो गए तो बाहर में निकला तो मीडिया के सामने मुझसे कहा कि खान साहब आज तो राहुल गांधी के सामने भाषण देते देते नरेंद्र मोदी जी भावुक हो गए, जज्बाती हो गए। हमने कहा भाई, किसी का शेर है कि वो फिदारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। उसमें होना आता है। एक दिन पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया। इधर मैं बैठा था, मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा कि एक एक नाम गिनाना शुरू करूँ, तब तक दीपेंद्र हुड्डा बैठे थे। उन्होंने कहा इमरान भाई मत बताओ, जो बताओगे उसको भी बेच लेंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। इनको कुछ मत बताओ, ये पिछले 10 साल में सिर्फ बेच रहे हैं। यही काम हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से करवाया गया। एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री लाके थोप दिया गया, जैसे राजस्थान में एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री थोपा गया है, उसी तरह से हरियाणा में थोपा गया। अंजाम ये हुआ कि इलेक्शन से 5 महीने पहले पर्ची वाले मुख्यमंत्री को दिल्ली भेजना पड़ा और यहाँ पे एक नायब सिंह सैनी लाए गए। अपने आप में वो भी नायब ही है। अब उनका नाम ही नायब है तो वो मुख्य कैसे बन सकते हैं, आप अंदाजा लगा रहे हो। हालत ये है कि भाजपा की जनता समझ ही नहीं पा रही है कि खट्टर या नायब, नायब या खट्टर, अमित शाह या नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी या अमित शाह, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सब गठबंधन हो गया है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कोई ताकत यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने से रोक नहीं पाएगी। आने वाली 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और एक बात, जहाँ है जैसे है बहुत खामोशी के साथ मुझे सुनिएगा जो बात कहने जा रहा हूँ। बात मानो, ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है। आप इस बात के गवाह हैं कि मैं आपकी खुशियों में शामिल होता रहा हूँ या न होता रहा हूँ, लेकिन मैं आपके गम में जरूर शामिल होता रहा हूँ। जब इस इलाके के कहीं भी किसी इंसान के आंसू बहे हैं तो इमरान प्रताप बिना किसी सियासी नफा नुकसान के आपके दरमियान में आया है। और जब राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे देश की पार्लियामेंट में बिठाया तो मेरे वहां खड़े होकर के पहलू खान से लेकर रकबर से लेकर के हाफिज जुनैद से लेकर के हर इंसान का नाम पार्लियामेंट में लिया है, उनके खिलाफ जुल्म और सितम को गिनाया है। जो चीजें अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है, पार्लियामेंट की कार्रवाई में वो नाम दर्ज है, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। आपके इस बेटे ने आपके लिए ये किया है, इसलिए आप पर मेरा हक है। मैं आपसे एक बात बहुत जरूरी कहने आया हूँ। आप बहुत जज्बाती लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जल्दी से किसी की बातों में आ जाते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताओ मेवात वालों, पुराना वालों, याद करो आज से 2 साल पहले का वो मंजर जब पूरे मुल्क में नफरत का माहौल बनाया गया था। कोई उस नफरत के खिलाफ बोलना पसंद नहीं कर रहा था। लोग आपकी परेशानियों से दामन बचा रहे थे। ऐसे में दिल्ली में इंसान खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाऊंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक नारा लगाऊंगा कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उस इंसान का नाम राहुल गांधी है। मैं चला हूँ राहुल गांधी के साथ से 1000 किलोमीटर। जब मैं चलता था तो मुझे मीडिया के साथ ही कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। इसको तो एक नए गांधी की जरूरत थी और वो नया गांधी राहुल गांधी आपके बीच में है। और उसका अंजाम ये हुआ कि पूरी तिकड़म लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के पास नहीं पहुंच पाई दिल्ली में। अब हालत यह है कि 2 बैसाखियां हैं, एक नीतीश बाबू, दूसरी चंद्रबाबू। कल एक बैसाखी सरकी, सरकार टपकी।
बहुत दूर नहीं है वो दिन, लेकिन वो कब होगा जब हरियाणा जिता करके कांग्रेस की झोली में डालोगे। तो जिसका हरियाणा होता है उसका पूरा जमाना होता है। तो आपको ये करना पड़ेगा। राहुल गांधी को मजबूत करना चाहते हो और अगर चाहते हो कि दिल्ली की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनके बैठे तो उसकी शुरुआत 5 तारीख से करो। घरों से निकलो, चौधरी इलियास के लिए हाथ के कंधे के सामने वाला बटन दबाओ, यहाँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाओ। और आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और ये जितने नफरत के रमजान हैं ये अपनी नफरत लेकर के अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। आपको इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? ये हमारे बुजुर्गों का कौल है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैं आज पुराना के नई मिसौर में 12 गाँवों के तमाम सरपंचों तमाम आवाम के बीच में खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आज पुराना में आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूँ और वो मजदूरी है राहुल गांधी जी ने चौधरी इलियास साहब को अपना प्रतिनिधि बना करके, नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि चौधरी इलियास साहब को असेंबली पहुंचाइए। मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने इस बुजुर्ग को असेंबली विधायक बना के पहुंचाओ और कांग्रेस पार्टी में वापस मिनिस्टर बना करके आपके बीच में भेजे। ये कोशिश करूंगा। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। गर्मी बहुत है, आप कई घंटे से परेशान हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई लोग तो ये बल्लियों पर टंगे हुए हैं। लेकिन ये भी हरियाणा का एक रंग है। भारतीय जनता पार्टी को ढूंढने से भीड़ नहीं मिल रही है और यहाँ भीड़ जमीन पे आ नहीं रही है, बल्लियों पे बैठना पड़ रहा है। असली हरियाणा का मूड यही है। आप दिल्ली में किसी भी चैनल वाले से पूछ लो तो वो पहले आंख बंद करेगा फिर बोलेगा भैया हरियाणा में तो कांग्रेस आ रही है। ये बात कहते हुए मोदी मीडिया के हलक में फंस जाती है लेकिन बोलना पड़ रहा है बेचारों को। दिल से निकल रही है ये बात, दिल से ये बात पच नहीं रही है लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि आवाम ने फैसला कर लिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो हरियाणा था वही हरियाणा फिर से वापस लाना है। ये बुढ़ाना ने फैसला कर लिया है, ये हरियाणा ने फैसला कर लिया है। याद है नरेंद्र मोदी जी का वो नारा, भाइयों बहनों, बहुत समझदार लोग हैं आप, भाइयों बहनों वो तो आप समझ जाते हैं किसकी बात हो रही है। बहुत समझदार, बहुत होशियार लोग। भाइयों बहनों, मुझे देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं पार्लियामेंट में उनके सामने बैठता हूँ तो वो बेचारे नजर थोड़ी सी झुकाते हैं और मैं वहां खड़ा होकर के उनसे पूछता हूँ कहाँ सोया है चौकीदार। आप लगना चाहिए कि हरियाणा में खड़ा हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मैं भी थोड़ी थोड़ी हरियाणवी सीख रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे लगना चाहिए। आपकी तालियों का शोर एक एक लाइन पे दिल्ली तक जाना चाहिए। तैयार रहिएगा, मैं नजर सुनाता हूँ आपको। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंटा धार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये चाय सवाल है भाई, सलाम है आपको सुनाना वालों। चाय हमें पिलाई नहीं आते लेकिन चाय का नाम आते ही आप वहीं पहुंचते जहाँ आपको पहुंचना चाहिए था। मैं तो वो वाला रेलवे स्टेशन में घूम रहा हूँ जहाँ साहब ने चाय बेची थी, आज तक मिल नहीं रहा है मुझे।
उस मोहब्बत को सलाम करता हूँ और ये मिसरे पढ़ता हूँ। ये कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये ढोल वैसे ही वापस ले जाओ जैसे भाजपा वाले अडवाणी जी को वापस ले गए। ले जाओ, इसको किनारे रखो, ये बहुत शोर करता है। ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। ये रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अरे लाइन आ रहे हो तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। स्टेज पर उनका भी तो सामने है, उनका मित्र बोलता हूँ और एक नाम आएगा, वो नाम सुन के खुदबुदी हो तो उसे तालियों में बदल देना। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। एक ऐसा दौर है जब बोलने पे पाबंदी है, जब सोचने पे पाबंदी है, जब कुछ अच्छा सोचने पर पाबंदी है। ऐसे दौर में भी मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं, कहीं चुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महास पर मुझे उन सबों में तलाश कर। मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए। मुझे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इमरान जाइए, चौधरी इलियास साहब के लिए आवाम से अपील करिए, चौधरी साहब को 1 मिनट के लिए इधर लाइए, अपने बुजुर्गों के बीच में बैठे, कहिए हमारे नौजवानों के साथ लिया है थोड़ी देर के लिए। ले आइए, जावेद भाई तो है ही, लेकिन वालिद साहब का होना जरूरी है। आगे बढ़ा। पुराना वालों मेरी एक बात को बहुत दिल से लगा के बैठा के ध्यान में बैठा के जाना, सुनना मेरी बहुत संजीदा बात को। मैं पहली बार मिला हूँ आज चौधरी इलियास साहब से, ये किससे सुना करता था। इधर एक शेर कहा कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और सूखने लगे तो जलाने के काम आए, और टूटी हुई तलवार कभी फेंकना नहीं, शायद ये दुश्मनों को डराने के काम आए। ये जो बुजुर्ग हैं ये हमारे सर का असासा है, हमारी दस्तार है, हमारी पगड़ी है, हमारा साफा है। ये जब तक है तब तक गनीमत समझो, और ऐसे बुजुर्गों के लिए कोई इधर उधर, कोई नफा नुकसान, कोई और सियासी बात नहीं सोची जाती। ये हमारा आपका वकार है। कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता इनकी इज्जत करता है। मुझे पार्टी ने कहा कि इमरान साहब जाइए और पुराना में चौधरी इलियास साहब के लिए दिल से अपील करके आइए। मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं और मुझे पूरा यकीन है कि 5 तारीख को आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दादा की उम्र के हैं, और मैं इमरान प्रताप गरीब पूरी मजबूती से चौधरी इलियास साहब का हाथ पकड़ के वादा कर रहा हूं कि आप इन्हें जिता करके असेंबली पहुंचाइए। इंशाअल्लाह
इन इलाकों में जो काम अब तक नहीं हुआ है वो काम आने वाले 5 साल में होगा, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और सरकार हो तो फिर अलग ही रंग होता है, अलग ही बात होती है। अगर सरकार ना हो तो अगर मजबूत एमएलए ना हो तो थाने से मोटरसाइकिल छुड़वाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सरकार हो तो चौधरी रियाज साहब जैसा बुजुर्ग फिर वो कुछ अलग ही काम करेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उठाइए अपना एक हाथ और मुझे यकीन दिलाइए कि 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे तो आपका एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबेगा। चौधरी रियाज साहब को एमएलए बनाइएगा, बनाइएगा ना, बनाइएगा ना, यहाँ से चौधरी साहब को जिताइएगा ना, मेरे आने की लाज रखिएगा ना। इंशाअल्लाह मेरे जिताइए, एमएलए बनाइए। 8 तारीख के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर फिर सरकार बना के वापस लौट के आए तो मैं फिर आपके बीच में आऊं शुक्रिया अदा करने, और इंशाअल्लाह जरूर आऊंगा।